हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के जो है वो कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे पिछली वीडियो में से बच गए थे, और आज हमारा जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग कह रहे थे कि आप जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करवा दीजिए, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री और मुगल एम्पायर से जो है वो कोई प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो एक आध प्रश्न जो है वो आपके जो है केवल और केवल जीएस जीके के सेक्शन में मिले हैं, और उम्मीद है कि 99% जो है वो नहीं ही मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मिडाइवल हिस्ट्री मत पढ़िए, आप सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर फोकस करिए। एससीईआरटी में थोड़ा जो है जहांगीर के बारे में दिया गया है, तो मैं उसको एक दिन आपको करवा दूंगा, जो भी संबंधित उनसे फैक्ट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारी सीरीज जो चल रही है वो घटना चक्र 2025 की नई बुक की सीरीज है, और इससे पहले मैं आप सभी को जो है वो हिस्ट्री एक बार करवा चुका हूँ, दोबारा जो है वो आपको फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर जो है वो भूगोल, बिहार जीके जीएस और जो है जनरल जीके जीएस और सामान्य अध्ययन, इसके अलावा जो है ईवीएस पॉलिटी, इन सभी की जो है वो क्लासेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो एनसीईआरटी और बिहार की एससीईआरटी की जो है वो सारी किताबें 6 से 8 तक और 6 से 10 तक जो है वो प्रोवाइड करवा दी हैं। आप लोग अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ से जाके आप पीडीएफ का जो है बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़िए। किसी भी एग्जाम का जो है बेस होती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, और अधिकतर क्वेश्चन जो लगभग 85 से 90% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा सेशन का पहला सवाल है कि कवि बाण जो है वो कहाँ का निवासी था। आपसे पूछ रहा है कि कवि बाण जो है वो कहाँ का निवासी था। तो ये जो कवि बाण थे या बाणभट्ट थे, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे, इसीलिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में सवाल आपसे पूछा गया था, और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चांडी शतक जो है या चंडी शतक जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो हर्षचरित्र आपसे पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो आप सभी को पता होगा किसने लिखे हैं। तो वो चंद्रवरदाई ने लिखे है। ठीक है, वो चंद्रवरदाई ने लिखी है, इसीलिए डी विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कि दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो के की है जो रचना की है। देखिए फिर से आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन से हैं। तो ये कौन है? तो वो हमारे चंद्रवरदाई हैं, याद रखिएगा। विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए चौहान वंशी शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से इन्होंने उत्पन्न बताया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए पहले 1999 में पूछा गया था, अब आपसे कहाँ कब पूछा गया? तो प्री 2005 में। कौन सी? बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, बार बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद्रवरदाई के द्वारा जो है वो लिखी गई है, इसीलिए हमारा जो विकल्प हमारा बी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन से हैं? आपको बताना है कि कालिदास ने लिखा है, या भास ने लिखा है, या राजशेखर ने लिखा है, या भवभूति ने लिखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। स्वप्नवासवदत्ता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो जो है भास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भास के द्वारा लिखा गया है, तो इसीलिए इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में जो है ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, और महाकवि भास के नाम से जो है वो 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से जो है वो प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम क्या है? तो प्रतिज्ञा, योग, अंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभाग, द्रुतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं
चारू दत्ता। देखिए इन्होंने मेरे नाम से भी जो है एक नाटक लिख दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है, तो कुमार संभव जो है किसने लिखा है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुमार संभव जो है ये किसने लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है, इसीलिए विकल्प डी हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में सवाल आपसे पूछा गया था, और कुमार संभव महाकाव्य की रचना जो है वो महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्र तथा कार्तिकेय के जन्म की जो है वो कथा आपको इसमें देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल है कि किरातार्जुनीय जुनिये जो पुस्तक है, किरातार्जुनीय जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ये जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ये भारवी की है, ठीक है, भारवी की है, इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। देखिए किरातार्जुनीय जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारवी हैं, और इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच में जो युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि उस सूत्र का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब किसी भी व्यापारिक मार्गों के बारे में इसमें जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको उस स्रोत का नाम बताना है। तो देखिए कौन से हैं, तो संगम साहित्य में बात की गई है, जातक कहानियों में भी बात की गई है, लेकिन मिलिंद पन्हों में जो है वो नहीं कहा गया है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये आपसे पूछा गया था। देखिए पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये सवाल बताया था, और 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। बाणभट्ट ने जो है वो हर्षचरित्र लिखी है, हर्षचरित्र जो है वो लिखी है। देखिए हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की है। यह वर्धन वंश के शासन के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, और यह आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप बताइए कि चरक किससे रिलेटेड थे, तो आपको बताना है कि चरक किससे रिलेटेड थे। तो आप सभी को पता है काफ़ी पॉपुलर है चरक, ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे। इसके अलावा जो है अगर वाराहमिहिर की बात की जाए तो ये एक ज्योतिष थे, और विशाख दत्त जो है वो एक नाटककार थे, ठीक है, विशाख दत्त जो है वो एक नाटककार थे, और ब्रह्मगुप्त जो है वो एक वो एक गणितज्ञ थे। तो इस हिसाब से हमारा कुछ मिलान हो जाएगा। तो ए का हमारा 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का हमारा 4 हो जाएगा, और डी का हमारा 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपको किस विकल्प में देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारा जो है बी विकल्प में देखने को आपको मिल सकता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है वो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए ब्रह्मगुप्त जो है वो गणितज्ञ से है, और चरक जो है चिकित्सा, वाराहमिहिर जो है ज्योतिष शास्त्र से है, और विशाख दत्त जो है वो नाटककार है। हमारा अगला सवाल है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो नीतिसार जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, चरक के द्वारा, या कामंदक के द्वारा, या कौटिल्य के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सवाल जो है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। तो ये जो है कामंदक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नीतिसार, ठीक है, नीतिसार जो है वो कामंदक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा सी हो जाएगा। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार जो है वो 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों में जो है और 20 अध्यायों में जो है वो समूहीकृत किया गया है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए। परिशिष्ट की तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही है ऐसा कहा जा रहा है। हमारा अगला सवाल है कि अमरकोश के अनुसार जो है भूमि के प्रकारों का विचार कीजिए। तो उर्वरा का मतलब जो होता है उपजाऊ भूमि, और मरु का मतलब जो होता है रेगिस्तान, और देवमात्रक का होता है वर्षा से सिंचित, और सात बला का मतलब होता है घास। तो इनमें से कौन सा है जो सही है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सब सही है इनमें से। तो इसका सही जवाब जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं कौन कौन सा हमारा सही है। देखिए 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। देखिए उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, मरु का मतलब मरुस्थली भूमि, और ऊसर का मतलब होता है बंजर, और अपरहत किसे कहते हैं, तो जो
बिना जोती हुई भूमि हो या परती भूमि हो उसे अपरहत कहते हैं। और स्वादल या साद वाला जो है घास वाली भूमि होती है। पंकिल जो है कीचड़ वाली भूमि होती है। और जल प्रायः नुम मतलब नमी युक्त भूमि। कच्छ मतलब दलदली या जल सूत्रों के निकट वाली भूमि। सरकरा का मतलब चूना पत्थर और कंकड़ वाली भूमि। और सरकरावती का मतलब बलुआ भूमि होता है। नदी मात्रक का मतलब नदियों द्वारा सिंचित भूमि। और देव मात्रक का मतलब होता है वर्षा के द्वारा सिंचित। तथा उपर्युक्त विकल्प में दिए गए जो है सभी सुमेलित हैं और डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। आपसे कहा गया है कि यह जो है वो वाकाटक वंश का जो है वो संस्थापक था। और इसका साम्राज्य जो है उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। और वह अपने पिता बिंदशक्ति के उत्तराधिकारी बने। और इनका उल्लेख जो है वो पुराणों में जो है वो मिलता है। तो देखते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वाकाटक राजा जो है प्राचीन भारतीय राजवंश है और जिसने भारत के मध्य भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक 3री शताब्दी ईस्वी तक लेकर 5वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो शासन किया। ठीक है, इस वंश का संस्थापक जो है बिंदशक्ति था। कौन था? बिंदशक्ति था। तो पहला आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, पहला आपका गलत हो गया। जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन था, जिसने वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब देखिए, वास्तविक संस्थापक जो है प्रवरसेन को ही माना जाता है, तो इसीलिए हमारा जो है वो पहला विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर संस्थापक की बात की जाए केवल तो विंध्यशक्ति है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो क्या है? हमारा प्रवरसेन है। और आपके जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन्हें जो है वाकाटक वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना गया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और प्रवरसेन के समय में ही वाकाटक वंश के सीमाएं उत्तर में विंध्य वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन वर्तमान में हैदराबाद भी उसके प्रभाव में शामिल था। तो ये हमारा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये अपने पिता के जो है जगह पर उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका उल्लेख जो है वो पुराणों में भी मिलता है। तो इसे जो है पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में प्रवीर कहा गया है। तो इसीलिए हमारा जो चारों विकल्प दिए गए हैं वो हमारे सही हैं। और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, या कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? 56 से 59वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये न्यायदेव को माना जाता है, न्यायदेव को। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। और कर्नाट वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य जो है मिथिला का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। किसके शासनकाल में? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी 2016 में आपसे ये पूछा गया है। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह जी थे। ठीक है, ये हरि सिंह थे। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की जो है वो शुरुआत की थी। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, लेकिन ये जो है वो भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, भागलपुर जिले में स्थित है। तो पहला आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक राजा जो है वो गोपाल ने की थी। तो इसका जो है स्थापना किसने किया था? तो ये पाल वंशी शासक गोपाल ने की थी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा गोपाल ने नहीं की थी, पाल वंश के शासक ने ही की थी, लेकिन धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी। तो ये जो है हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फुला, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन आदि जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो हमारा तीसरा और चौथा सही है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो हमारा जो पहला और दूसरा कथन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिए। विक्रम विश्वविद्यालय जो है की स्थापना जो है पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। मैंने आपको बताया कि यह बिहार के वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है, बांका में नहीं है। ठीक है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान और वज्रयान शाखा का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को जो है किसने नष्ट किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने जो है इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? ठीक है। तो बंगाल में किस शासक ने की थी ये आपको बताना है। वो चाहे बंगाल की बात करें चाहे बिहार की बात कीजिए, नाम आएगा धर्मपाल का। ठीक है। पालवंशी शासक धर्मपाल का नाम आएगा, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। ये आपका सवाल जो है 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी। और ये कब की थी? तो ये कब से कब तक राजा थे? तो 770 ईस्वी से 810। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हमारा अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने आप सभी को बताया कि वो कौन थे, तो वो धर्मपाल थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो धर्मपाल हो जाएगा। फिर से देखिए, 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो संस्थापक का क्या नाम था? तो इनका नाम जो है वो धर्मपाल था। याद रखिएगा, धर्मपाल। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान सर्वाधिक हुआ? तो ये जो हुआ था वो कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है किसे? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को जो है वो मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसीलिए डी विकल्प हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी के शासनकाल में हुआ। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ज्ञानदेव थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुरी या ओदंतपुर जो है ये बिहार में स्थित है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। विक्रमशिला की बात की जाए तो धर्मपाल ने की थी, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो किसने की थी? तो वो गोपाल ने की थी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा सुल्तान जो है वो प्रसिद्ध था? तो कश्मीर का अकबर जो है वो किसे कहा जाता था? मुख्यतः आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में जो है ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्री भट्ट तथा मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन सा था? तो ये आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने जो है वो बिहार को सबसे पहले जीता था। और इन्होंने जो है वो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को जो है वो नष्ट कर दिया था। ठीक है। कब? तो 12वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है। देखिए, 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इसका जो है वो सबूत कहाँ से मिलता है? तो ये तबकात नासरी से मिलता है। ठीक है। मिनहाज उल सिराज के द्वारा जो तबकात नासरी लिखी गई है उसके द्वारा ये इसका प्रमाण मिलता है। देखिए, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है वो तहस नहस कर उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक जो है लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। ये तुर्की तक भी घुस गया था। ठीक है। और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया। और लक्ष्मण सेन ने जो है, देखिए, तुर्की तक नहीं घुस गया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
तुर्की सेना, ये जो थे वो तुर्क से आए थे, तो इसीलिए इनको तुर्की सेना कहा जाता था। तो ये तुर्की सेना जो है वो नदिया में जो है वो प्रवेश कर गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और राजा की अनुपस्थिति में जो है वो नगर में जो है वो पूरा आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पारसियन इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया है। तो आपसे पूछता है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के जो है पहले आक्रमण का जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो मिनहाजुल सिराज के द्वारा जो तबकाते नासरी लिखी गई थी उससे मिलता है। देखिए आपका अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो ये तबकाते नासरी से प्राप्त होता है, ठीक है, तबकाते नासरी से। तो ये जो सवाल है आपका वो कब पूछा गया था, तो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा बिहार का विध्वंस जो है वो किसने किया था, तो मैंने आप सभी को बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था या नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था वो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी काकी ने किया था, बख्तियार खिलजी काकी ने, ठीक है। इसे कभी कभी बख्तियार खिलजी काकी भी लिखा जाता है, यहाँ पे जो है वो बख्तियार खिलजी लिखा है, तो याद रखिएगा इसी ने किया था। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का जो है वो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, अगला सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में आपसे पूछा गया है, तो इसे किसे माना जाता है, तो वो बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। किसे, तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है, इसीलिए जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, ठीक है, आपसे अगला सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो देखिए बिहार को किसने जीता था और किसने जीता था, तो बख्तियार खिलजी काकी ने। और मोहम्मद गोरी ने भारत में किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, याद रखिएगा। इसका एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को जो है प्रथम अख्ता जो है वो प्रदान किया था। ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे जो है वो पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कब पराजित हुआ था, तो ये 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था, इसीलिए जो डी विकल्प है हमारा वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। मोहम्मद गोरी ने जो है वो 1178 ईस्वी में जो है गुजरात पर आक्रमण किया और इस समय जो है गुजरात का शासक अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा और साथ में उसकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास जो है कासहद के मैदान में भीम दो ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और यह मोहम्मद गोरी की भारत में जो है वो पहली हार थी, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है, यहाँ पे संस्थापक नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम शासक पूछ रहा है, तो प्रथम शासक वही होगा जो आपका क्या होगा, तो संस्थापक होगा। तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसका प्रथम शासक भी यही था। ये सवाल आपसे 47वीं बीपीएससी और 53वीं से 55वीं बीपीएससी तक 2005 और 2011 में जो है वो पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा था, तो इनमें से कौन सा कारण था, तो कारण जो था वो मुसलमान थे। देखिए बख्तियार खिलजी ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो नष्ट कर दिया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से पढ़िए कि कौन सा कथन सही है और इनमें से बताइए कि एक कथन ए जो है और दूसरा कारण ए है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का जो है वो पतन हो गया, ठीक है, नालंदा महाविहार का जो है वो पतन हो गया, तो ये तो बात एकदम से सही है, ठीक है, पतन हो गया था और महाविहार को जो है राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। जो कथन दिया गया है वो सही है पर कारण जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो है प्रशय ना मिलने की वजह से बंद नहीं हुआ था, इसे बख्तियार खिलजी काकी ने जो है वो तोड़ मोड़ डाला था, ठीक है, विध्वंस कर दिया था, तो इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कथन और कारक तो दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन जो है आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। जो रीज़न दिया गया है कि जो क्यों ये बंद हो गया था या पतन हो गया था, वो कारण जो है आपका महाविहार को जो है राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो विकल्प होगा बी हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कह रहा है फाहियान जो है एक चीनी यात्री था और जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए फाहियान जो है वो हर्ष के शासनकाल में भारत नहीं आया था, वो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के शासनकाल में आया था, मौर्य कह रहा हूँ,
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग जो है वो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल में आया था। तो ये एक प्रकार से उल्टा दे दिया गया है। आपसे पूछ रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा कथन सही है, तो कोई भी नहीं सही है, इसीलिए डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, ठीक है, वह कौन सा है? ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है वो कौन सा है? तो वो भाब्रू स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ में जो है वो अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी रूप में जाना जाता था, देवों का प्रिय। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी था। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये किस नाम से जाने जाते थे? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था।